बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनविटीज एंड अदर टाइप्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश फ्लोज। एनविटी से मुराद वो कैश फ्लोज हैं जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हर साल होगी, उसकी अकरेंस एवरी ईयर होगी, ईच एंड एवरी ईयर, और अमाउंट जो होगी कैश फ्लो की, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की, वो सेम होगी। 1 रुपए का भी डिफरेंस अगर किसी साल में आ जाता है तो हम उस कैश फ्लोज के स्ट्रीम को एनविटी कंसीडर नहीं करते, वो मिक्स स्ट्रीम बन जाता है। एनविटी सिर्फ उस कैश फ्लोज को कहा जाता है कि खास नंबर ऑफ ईयर्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन सालों में कैश फ्लोज, चाहे वो इनफ्लो हों चाहे वो आउटफ्लोज हों, उनकी मिकदार, उनकी अमाउंट सेम रहेगी। किसी एक साल में भी जो अमाउंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ सकता या कोई गैप वगैरह नहीं आ सकता। जैसे ही कोई गैप आता है या कोई डिफरेंस आता है तो हम उसको एनविटी कंसीडर नहीं करते। एनविटीज की हैं दो टाइप्स, एक एनविटी जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एनविटी और दूसरी एनविटी जिसको हम एनविटी ड्यू कहते हैं। एनविटी ऑर्डिनरी से मुराद ये है कि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कोई भी पीरियोडिक पेमेंट या सालाना कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो जो किया जाता है, कोई पेमेंट की जाती है या पेमेंट वसूल की जाती है, वो साल के एंड पे की जाती है। ऑर्डिनरी एन्युटी में ये कंसीडर किया जाता है कि पेमेंट्स ऑफ अ पीरियड विल बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ द पीरियड। पीरियड एन्युटी, लफ्ज एन्युटी एनुअल से निकला हुआ, लेकिन इस एन्युटी के स्कोप में हम किसी भी बराबर के पीरियड में आने वाली कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को शामिल कर लेते हैं, जिसमें एक साल भी हो सकता है या एक साल से कम का अरसा भी हो सकता है, जिसमें एक अरसे को सेमी एनुअल कहा जाता है। सेमी एनुअल से हमारा 6 माह, क्वार्टरली भी कहा जाता है, मतलब 3 माह के बाद इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, और या फिर मंथली भी हो सकता है, या फिर हम उसको डेली भी कह सकते हैं कि डेली ये कैश फ्लो आएगी या आउटफ्लो होगा। तो जो भी अरसा मुतय्यन किया जाए, उस अरसे के एंड पे जो कैश फ्लो होगा, उस कैश फ्लो को अगर हम देखते हैं कि वो हर साल हो रहा है या हर दिन हो रहा है या हर माह हो रहा है, तो उसकी अमाउंट एक जैसी है, तो ये एन्युटी कहलाएगा और ये एन्युटी ऑर्डिनरी कहलाएगा। यानी कि जिसके बारे में अगर एन्युटी की ड्यू होने या ऑर्डिनरी ना होने के बारे में कोई बताया ना जाए तो उसको ऑर्डिनरी ही कंसिडर किया जाता है। दूसरी एन्युटी कहलाती है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का इस्तेमाल ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज में होता है, जहाँ पे साल के स्टार्ट में ट्रांजैक्शंस के लिए कहा जाता है कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज साल के बिगिनिंग में होती हैं, साल के शुरू होने से पहले कर दी जाती हैं। और आमतौर पर बैंक्स के अंदर जितना भी कर्ज का लेन देन है और प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, आमतौर पे जो लोगों को फाइनेंस किया जाता है, कर्ज दिए जाते हैं, उन कर्जों का जो एन्युटी का पैटर्न है वो ड्यू में रखा जाता है। इसका मतलब आसान है और इसकी पहचान दो अल्फाज हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मीन्स कोई भी इनफ्लो होगा या कोई भी आउटफ्लो होगा, अगर वो किसी भी अरसे के स्टार्ट पे कर दिया जाता है तो ऐसी एन्युटी को हम एन्युटी ड्यू कहेंगे। इसकी बाकी शराइत अपनी जगह पे हैं कि हर पीरियड के बाद पेमेंट होगी या रिसीव की जाएगी और पेमेंट की अमाउंट एक जैसी होनी चाहिए, एक माइनर सा भी डिफरेंस जो है वो नहीं हो सकता। किसी में कोई कुछ सेंट्स, कुछ इशारिया के बाद कुछ फ्रैक्शंस का भी चेंज आएगा किसी भी कैश फ्लो में, किसी दो पीरियड के दरमियान जो कैश फ्लो आती हैं उनमें अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा तो वो डिफरेंस एन्युटी कंसिडर नहीं होता। फिर हम उसको मिक्स स्ट्रीम कंसिडर करते हैं और मिक्स स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं। दो एन्युटीज की टाइप्स के बाद अब हम इनके फार्मूलाज की तरफ जाते हैं कि अगर हमें ऑर्डिनरी एन्युटी के तहत फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है या प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो कैसे करेंगे। हमारा मेन फोकस ऑर्डिनरी एन्युटी पे ही रहेगा, क्योंकि एन्युटी ड्यू मालूम करना फार्मूले के एतबार से बहुत आसान रहेगा अगर हम ऑर्डिनरी एन्युटी को सही तरीके से समझ लेते हैं। कि अगर हमें एन्युटी का क्वेश्चन मिलता है और उस क्वेश्चन में हमें फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किस फार्मूला से होगी। उससे पहले
एक थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन दिया गया। इस कंपैरिजन को हम देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमारी एनुअल कैश फ्लो जो है वो $1000 हो और 5 साल हो, तो एन्युटी ऑर्डिनरी कैसा दिखेगा और एन्युटी ड्यू कैसा होगा। ये आपके पास जो कॉलम है वो एन्युटी ऑर्डिनरी के बारे में है। एन्युटी ऑर्डिनरी में हमने ये एज्यूम किया कि यहाँ पे साल के स्टार्ट पे, पहले साल के स्टार्ट पे कोई पेमेंट नहीं होती, पहले साल के आखिर पे पेमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे साल के स्टार्ट पे 0 लिखा हुआ है। साल का स्टार्ट क्या है, जिसे हम टाइम टुडे या टाइम 0 कहते हैं। यहाँ पे कोई कैश फ्लो नहीं है, लेकिन जैसे ही पहला साल मुकम्मल होता है तो 1 के सामने 1000 लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे 1 के सामने 1000 का मुराद है कि जब साल पहला ख़त्म हुआ तो कैश फ्लो हुआ। अब यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव कैश फ्लो दिए हुए मीन्स को आप कंसिडर कर सकते हैं कि कैश इनफ्लोज हैं। दूसरे साल के भी सामने 1000 नजर आ रहा है, और तीसरे साल के एंड पे भी 1000 नजर आ रहा है, और चौथे साल के एंड पे भी 1000, और पांचवें साल के एंड पे भी 1000। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप एन्युटी ड्यू को देखते हैं तो एन्युटी ड्यू में आप देख रहे हैं कि 0 के सामने ही 1000 मौजूद है। मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला साल, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर है। जैसे ही पहला साल मुकम्मल होता है तो 1 लिखते हैं, लेकिन जब पहला साल शुरू होता है तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो एक टाइम 0 से शुरू होता है। तो इनके पहले साल की बिगिनिंग कहाँ पे है, टाइम 0 पे। तो टाइम 0 पे एक कैश इनफ्लो हो रही है 1000। इसको हम कहेंगे कि ये पहले साल का आगाज है, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और जो यहाँ 1 के सामने पेमेंट हुई है 1000, बेसिकली ये लिखी तो एक 1 के सामने है, लेकिन ये सेकेंड ईयर की कैश फ्लो है। एन्युटी ड्यू और एन्युटी ऑर्डिनरी का कंपैरिजन हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जब हम पहले साल के देखते हैं, सामने जो अमाउंट लिखी हुई है एन्युटी ड्यू में वो दूसरे साल के स्टार्ट पे है। इसी तरह से जो दूसरे साल के सामने अमाउंट लिखी हुई है वो बेसिकली तीसरे साल के स्टार्ट की अमाउंट है, और जो तीसरे साल के सामने लिखी हुई है वो चौथे साल के स्टार्ट की। और ये प्रूव हो जाएगा कब, जब हम देखते हैं कि 5 के सामने 0 लगा हुआ है, क्योंकि 5th ईयर की जो पेमेंट है वो 4th ईयर के एंड पे और 5th ईयर के स्टार्ट पे हो जाती है। यहाँ पे टाइमलाइन के जरिए हमारी जो एन्युटी है, एन्युटी ऑर्डिनरी, उसको समझाया गया। यहाँ देखें कि एक टाइमलाइन लगी हुई जिसमें 0 टाइम शो किया जा रहा है, यानी के स्टार्ट, और फिर 1 एंड ऑफ द ईयर 1, एंड ऑफ द ईयर 2, एंड ऑफ द ईयर 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे एन्युटी ऑर्डिनरी को एक्सप्लेन किया गया है कि एन्युटी ऑर्डिनरी जो है वो पहले साल के स्टार्ट पे नहीं होती। एन्युटी ड्यू पहले साल के स्टार्ट होती है, स्टार्ट है 0 से। यहाँ 0 से 1 तक जितना भी ये फासला बनता है, ये फासला जो है पहले साल को शो करता है। तो यहाँ से साल जो है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जाके साल खत्म होता है। तो यहाँ पे जब खत्म हुआ पहला साल तो हमने 1000 सपोज रिसीव कर लिया या डिपॉजिट कर लिया। यहाँ जो ये मिसाल है, इस मिसाल की मदद से हम इसको समझ सकते हैं। फ्रॉन Abraham's wishes to determine how much money will have at the end of 5 years. If he chooses annuity A, the ordinary annuity, it represents deposits of 1000 annually. वो ये सोच रहा है कि मैं अगर बैंक में हर साल 1000 रुपए जमा करवाऊं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि साल के आखिर पे, for the next 5 years, हर साल 5 सालों में, into a saving account paying 7% annual interest. This situation depicts the following timeline. अब ये कहा जा रहा है कि वो 1000 जमा कराना चाहता है 5 साल तक, और 5 साल तक जब जमा कराना चाहता है उसमें टर्म रखना चाहता है एंड ऑफ द ईच ईयर, के हर साल के आखिर पे मैं जमा करवाऊंगा, डिपॉजिट हर साल के आखिर पे होगा। तो अब जब पहला साल यहाँ पे स्टार्ट हुआ तब तो कोई डिपॉजिट नहीं हुआ, जो पहला साल खत्म हुआ तो डिपॉजिट हुआ। तो डिपॉजिट कितना है, 1000। ये 1000 डिपॉजिट आपका 5 साल तक बैंक के पास पड़ा रहेगा। जब ये डिपॉजिट आपका 5 साल तक बैंक के पास रहेगा तो और अंडरस्टूड ये है कि ये पहला साल यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा। ये बात आप लोग हमेशा के लिए याद रखें कि कोई भी अमाउंट जब बैंक में जमा करवाई जाती है,
या बैंक से कर्ज के तौर पर ली जाती है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसका पूरा साल गुजरने के बाद होती है। जब टाइम गुजर जाता है उसके बाद ही उस पर इंटरेस्ट पे किया जा सकता है या लिया जा सकता है। तो ये 1000 जब जमा करवाया जाएगा तो इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो राइटली 1 साल मुकम्मल होने के बाद लगेगा। तो यूं आप कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट डिपॉजिट है 1000, ये दूसरे साल के एंड तक भी बैंक में रहेगी, तीसरे साल के एंड तक भी बैंक में रहेगी, चौथे साल के एंड पे भी, और पांचवें साल के एंड तक भी बैंक में ही रहेगी। तो लिहाजा इस पे 1 साल, और यहाँ से 1 से 2 तक पहला साल, 2 से 3 तक दूसरा साल, 3 से 4 तक तीसरा साल, 4 से 5 तक चौथा साल, मतलब 4 साल 4 बार इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस 1000 पे जो आपने पहले साल के आखिर पे जमा करवाया था। इसी तरह से दूसरे साल के आखिर पे जो आपने 1000 जमा करवाया, उस अमाउंट पे कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा? 2 से 3 फर्स्ट टाइम, 3 से 4 सेकंड टाइम, 4 से 5 थर्ड टाइम। मींस के जो सेकंड ईयर पे आपने जमा करवाया 1000, इस पे 3 टाइम्स इंटरेस्ट जो है वो अप्लाई होगा। इसी तरह से थर्ड ईयर में जो आपने 1000 जमा करवाया, इस पे जब आप इसको देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना फासला जी? 3 से 4 पहला साल, 4 से 5 दूसरा साल। मतलब यहाँ पे आपने इस पे 2 बार इंटरेस्ट अप्लाई किया होगा, क्योंकि बैंक में ये 2 साल रहा है। ये 2 साल, ये वाला $1000 बैंक में 2 साल रहने की वजह से इस पे 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरह से फोर्थ ईयर के एंड पे जो आपने 1000 जमा करवाया, वो बैंक में सिर्फ 1 साल रहा है, तो बैंक उस पर एक ही बार इंटरेस्ट लगाएगा। तो वो 1000 मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट रेट से, तो वो आपको नजर आ रहा है 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट है। तो 1070 आपके सामने लिखा हुआ है। पांचवें साल के एंड पे जो आपने 1000 जमा करवाया, वो तो पांचवें साल के एंड पे जमा हुआ है, और उसको आपने 5 साल के बाद तो पैसे निकलवा लिए थे। इसका मतलब ये है कि इस पे तो कोई इंटरेस्ट लग ही नहीं सका, क्योंकि ये साल के आखिर पे ही जमा करवाए थे। तो इसलिए इस पे किसी किस्म का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो पाया। ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर कर रहे हैं, आप ऑर्डिनरी एनविटी के जरिए पेमेंट्स कर रहे हैं, बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर यही चीज हम करते उस दूसरे फार्मूला से, जिसको हम एनविटी ड्यू कहते हैं, तो एनविटी ड्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता। तो एनविटी ड्यू की तरफ पहले जाएंगे ताकि उसको हम समझ सकें, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एनविटी ड्यू की टाइमलाइन हम कंसीडर कर लें तो उससे हमें समझ आ जाएगी कि हम कैसे बेहतर तरीके से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो यहाँ पे जब एनविटी ड्यू को हम देखते हैं, तो एनविटी ड्यू में वही कैश फ्लो जो हम ऊपर देख रहे थे, उसमें क्या होगा कि जो पेमेंट है वो साल के स्टार्ट पे कर दी जाएगी। जब पेमेंट साल के स्टार्ट पे कर दी जाएगी तो हम समझेंगे कि वहाँ पे इंटरेस्ट एक बार ज़्यादा अप्लाई हो गया। मैं उसी टाइमलाइन से, ऑर्डिनरी एनविटी की टाइमलाइन से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम किस तरह से एज्यूम करते हैं कि एनविटी ड्यू में इंटरेस्ट जो है वो एक साल से ज़्यादा बार लगा दिया जाता है। एनविटी ऑर्डिनरी में हमने ये कंसीडर किया कि जो पांचवें साल के एंड पे हमने अमाउंट जमा करवाई थी, उस पांचवें साल के एंड पे जो अमाउंट हमने जमा करवाई थी, उस अमाउंट पे हमने देखा कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। अब जस्ट एज्यूम दैट कि हम ये वाला 1000 यहाँ एट द एंड ऑफ द ईयर जमा करवाने की बजाय यहाँ टाइम 0 पे इधर जमा करवा देते। अगर ये वाला 1000 यहाँ ड्रैग हो जाता और ये सेकंड ईयर वाला 1000 यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आ जाता, मींस के सेकंड ईयर के एंड पे नहीं बल्कि सेकंड ईयर के स्टार्ट पे। सेकंड ईयर का स्टार्ट कब होगा? जब फर्स्ट ईयर खत्म होगा। तो यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ये एट द एंड ऑफ ईयर को शो कर रहा है, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसका स्टार्ट है यहाँ से 0 से। तो ये 1000 अगर शिफ्ट कर दिया जाए इधर और ये 1000 इधर, तो ये पांचवें साल का जो 1000 आपने पांचवें साल के एंड पे जमा करवाया, तो वो आप पांचवें साल के स्टार्ट पे जमा करवाएंगे। पांचवें साल के स्टार्ट पे जमा करवाने से मुराद ये कि चौथे साल के एंड पे जमा करवाएंगे। तो इस पांचवें साल के स्टार्ट पे जो आपने रकम यहाँ जमा करवाई होगी, तो उस पे भी 1 साल का अरसा ये अमाउंट बैंक में पड़ी रहेगी, और इससे रिजल्ट क्या होगा कि ये अमाउंट पे एक बार इंटरेस्ट जरूर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इस असर से क्या होता है? एक तो इस लास्ट 1000 पे आपका इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी बात कि यहाँ पे आपने जो 1000 एट द एंड ऑफ ईयर जमा करवाया था, उस पे कितनी बार इंटरेस्ट अप्लाई हुआ, वो हमने यहाँ से काउंट करने ईयर्स आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट। आपने अमाउंट जमा करवाई, उसके बाद कितने साल गुजरे?
यहाँ पे 1000 जमा करवाया, उसके बाद 1 साल गुजरा, या 2 हो गए, या 3 हो गए, या 4। लेकिन अगर यही 1000, यही $1000 आप यहाँ पे टाइम 0 पे जमा करवाते, तो इस पे कितनी बार इंटरेस्ट अप्लाई होता? ये अमाउंट बैंक के पास पूरे 5 साल पड़ी रहती। मीन्स कि यहाँ पे 1 ईयर मुकम्मल होता, बैंक इंटरेस्ट अप्लाई करता, यहाँ पे 2 पे भी अप्लाई करता, 3 पे भी, 4 पे भी, और 5 के एंड होने तक अप्लाई करता। मीन्स कि इस फर्स्ट 1000 पे इंटरेस्ट 4 टाइम्स की बजाय 5 टाइम्स अप्लाई हो जाता। तो ये हमारा कंसिडरेशन है एट द एंड ऑफ द ईयर का और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इसकी टाइमलाइन बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। टाइमलाइन में क्या होगा कि ये 1000 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 वाला 1000 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह से ये 5 वाला 1000 4 के सामने शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगी हमारी एन्युटी ड्यू। तो दोनों फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों की कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इनके फार्मूलों की समराइजेशन और इसको हल करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का, जिसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको यहाँ नजर आ रही है नीचे। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। मीन्स के हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से अपनी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी के फार्मूला से हमें फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी के फार्मूला से हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। ये इसका फुल फार्मूला है, जिसको हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू एनविटी इज इक्वल टू पीएमटी। अब आप यहाँ पे पीएमटी लिखें या एनुअल कैश फ्लो लिखते हैं या पीरियोडिकल कैश फ्लो लिखते हैं, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी हमारे पास कंसीडर हो जाएगा। ये है फॉर्मूला ऑर्डिनरी का। अगर आप एनविटी ड्यू करना चाहते हैं तो इसी फार्मूला में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई, यानी कि 1 प्लस आई को इसी फैक्टर के साथ मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू एनविटी बन जाएगा। इस फॉर्मूले की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसमें जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू एनविटी अगर आपने मालूम करना है तो आपके पास एक पीएमटी होना चाहिए। पीएमटी क्या है? पीएमटी है वो अमाउंट जो हम पीरियोडिकल एट द एंड ऑफ द टाइम जमा करवाएंगे, यानी कि आप इसको पीरियोडिकल कैश फ्लो कह सकते हैं, वो सेम कैश फ्लो जो हर साल आपको मिलेगी या आप जमा करवाएंगे। और जो नेक्स्ट हिस्सा है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल सॉल्यूशन ये है जो हमारे सामने लिखा हुआ है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी इज इक्वल टू 1 ओवर आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये फ्यूचर वैल्यू एनविटी का फार्मूला है। मैं इस फार्मूले को मुकम्मल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एनविटी का फार्मूला क्या होगा। FVA फ्यूचर वैल्यू एनविटी इज इक्वल टू periodic cash flow multiplied by 1 over I into, अब यहाँ पे हम एक बड़ी ब्रैकेट लेंगे, उस बड़ी ब्रैकेट में हम इस फार्मूला को लिखेंगे। जी ये हमारा फुल फार्मूला बन गया फ्यूचर वैल्यू एनविटी। फ्यूचर वैल्यू एनविटी इज इक्वल टू पीरियोडिक कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर आई। जो 1 ओवर आई है ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई की पावर n से, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 को, तो ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर वैल्यू एनविटी पीरियोडिक कैश फ्लोज का फार्मूला, एनविटी का फार्मूला। यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? एक हमारे पास कैश फ्लो दी जाएगी जो हमें बताया जाएगा कि ये कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईच ईयर होती है, एट द एंड ऑफ पीरियड होती है। एट द एंड से मुराद के एनविटी ऑर्डिनरी है ये, तो ये ऑर्डिनरी का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा। जब इसको हम ड्यू में लेके जाएंगे तो इसमें फार्मूला में थोड़ी सी चेंज आएगी, ऑर्डिनरी ड्यू ऑर्डिनरी एनविटी, ऑर्डिनरी एनविटी के लिए हमारा ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को मैं बिल्कुल वही सिंपल कैलकुलेशंस है 1 प्लस आई की पावर n, सबसे पहले इसको हल करेंगे
और -1 जो भी हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को हम 1/i से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन फाइनल आंसर मल्टीप्लाई होगा पीरियोडिक कैश फ्लो के साथ, तो आंसर मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यू एनविटी का। अभी जो हम इलस्ट्रेशन वहाँ पे देख रहे थे उस इलस्ट्रेशन को अगर हम यहाँ पे हल करना चाहें इसी फार्मूला की मदद से, तो हम इसको हल कर सकते हैं। इसी फार्मूला में एक मिसाल के तौर पे हम कोई इलस्ट्रेशन लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा कि अ मैन wants to deposit $2,000 at the end of each year in a bank account the bank for the next 5 years. Bank promises to compound interest on deposit at 8% per annum, compounded annually. What amount the man will have in his bank account after 5 years? ये हमारी एक मिसाल है जिसको हम हल कर सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि डिपॉजिट है जो हम 2000 की कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि एक 2000 की अमाउंट है जो हम हर साल जमा करवाते हैं। मीन्स के हर साल जमा करवा रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर जमा करवा रहे हैं, और अमाउंट भी सेम है। एन्युटी की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि अमाउंट हर साल हो और एक जैसी हो। तो अगर अमाउंट हर साल और एक जैसी हो तो फिर हम कह सकते हैं कि एन्युटी है और ऑर्डिनरी एन्युटी है। और ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल तक वो जमा करवाता रहेगा, यानी कि टोटल जो उसका टाइम लगेगा उसमें 5 होगा। बैंक प्रॉमिसेस टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एट 8%। बैंक का इंटरेस्ट रेट 8% है जिसपे वो हर साल इंटरेस्ट लगाते हैं और कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाते हैं। कंपाउंडेड इंटरेस्ट से मुराद क्या होता है कि हर साल जो अमाउंट जमा करवाई जा रही है उसके अंदर इंटरेस्ट जमा किया जाता है और जो भरी हुई अमाउंट है उस पर दोबारा फिर इंटरेस्ट लगाया जाता है दूसरे साल में। What amount the man will have in his account bank account after 5 years? 5 साल के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? तो ऑब्वियसली ये एक एन्युटी का क्वेश्चन है और इसमें एन्युटी के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो 5 साल के बाद की जो अमाउंट होती है वो जारी बात है फ्यूचर वैल्यू होती है, तो लिहाजा इसी फार्मूला की मदद से हम इसको हल कर सकते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, जहां पे हमारे पास लिखा हुआ है पीरियोडिक कैश फ्लो, इस पीरियोडिक कैश फ्लो से मुराद ये 2000 है जो हमें हर साल के एंड पे जमा करवाना है। तो यहाँ पे इसको 2000 को दर्ज करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/i। i कितना है? इंटरेस्ट रेट 8%, और मैं बताया था कि फार्मूलों में हम परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0.08 और उसके बाद हम हल करेंगे इस सारे फैक्टर को जो हमारे सामने है, जिसमें 1 + i की पावर n लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। ये ब्रैकेट्स हम पहले लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो i है इसकी जगह पे हम लिखेंगे 0.08, और यहाँ पे जो हमारे पास n है इस n की जगह पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है दैट इज इक्वल टू 5।
और -1 करना है। ये हमारे पास फार्मूला होगा इसका। अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये होगी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/0.08 और बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 0.08 की पावर 5 एंड -1। तो इसको हल करने के लिए हमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर पे बड़ी आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू एनविटी इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय, हम इस सारे फैक्टर को जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो हम फैक्टर हल करेंगे वो ये होगा 1 + 0.08 की पावर 5। हम ये पहले मालूम करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें से -1 कर देंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को हम डिवाइड करेंगे 0.08 पे। तो ये सब कैलकुलेटर पे किया जा सकता है। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसके ऊपर हम पावर हल करते हैं। सबसे पहले अंदर वाला हिस्सा हल करेंगे 1.08 1.08 और इसकी पावर लेंगे 5 years, दैट इज इक्वल टू 1.46932। और फार्मूला में लिखा हुआ है कि जो भी आंसर हम इसका लेते हैं उस आंसर को हम लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 1, तो यहां से हम माइनस कर देते हैं 1, तो ये आ जाता है 0.4693। मीन्स के इस पूरे ब्रैकेट का जो हमारे पास आंसर आता है वो आंसर है 0.4693। तो इस आंसर को हम यहां से लेंगे और यहां पे लिखेंगे 1/0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.469328। अब यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये अमाउंट जो है ये अमाउंट मल्टीप्लाई होगी 1 से और डिवाइड होगी 0.08 से। तो एक मल्टीप्लाई 1 करके सेम आंसर आएगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 0.08 पे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.469328। 0.469328 multiplied by 1 divided by 0.2000 multiplied by 5.8666। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,007 जी 11,733। ये हमारे पास पैसे होंगे कब, जब हम क्लोज कर रहे हैं 5th ईयर। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये हमने फ्यूचर वैल्यू हासिल कर लिया, आपने 2000 जमा कराया 5 टाइम्स, तो अगर इसको मल्टीप्लाई भी करें तो आपने 2000 अगर 5 टाइम्स जमा करवाया था तो इसकी अमाउंट टोटल 10,000 बनती है। लेकिन जो जवाब हमारे पास आया वो है 11,733। ये अमाउंट जारी बात है 10,000 से ज्यादा है, तो बाकी जो इसमें इजाफा हुआ है वो इजाफा इंटरेस्ट का हुआ है। अब हम चलते हैं फ्यूचर वैल्यू एनविटी का। अगर इसको हम एनविटी ड्यू से, अगर इसी चीज को हम एनविटी ड्यू से हल करना चाहें, अगर इसको हम एनविटी ड्यू से हल करना चाहते हैं तो सिर्फ फार्मूले में एक डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि इस पूरे फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा एनविटी ऑर्डिनरी के एक फैक्टर के साथ। वो फैक्टर क्या है 1 + i। मींस इसी फार्मूला को हम रीशेप कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम रीसॉल्व कर सकते हैं एनविटी ड्यू की मदद से। जी, आप लोगों की आसानी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करूंगा और उसी चेंज का इफेक्ट हम यहाँ पे शामिल कर देंगे, तो ये एनविटी ड्यू बन जाएगा। यहाँ पे यही फार्मूला जो एनविटी ऑर्डिनरी के लिए था उसी फार्मूला को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + i से।
और इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई रेज टू पावर n नहीं है। अब यही फार्मूला जो फ्यूचर वैल्यू एनविटी ऑर्डिनरी का था, वही फार्मूला एनविटी ड्यू का बन गया, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया है कि एक फैक्टर मजीद ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड 1 प्लस आई। और सवाल में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या होगा कि जहां पे हम लिख रहे हैं अ मैन वांट्स टू डिपॉजिट 2000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सिर्फ ये वर्ड चेंज होगा और इसकी जगह पे हम ये एज्यूम करेंगे इट द डिपॉजिट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। सिर्फ इस एंड और बिगनिंग के डिफरेंस की वजह से हमें समझ आ रही है कि साल का जो डिपॉजिट है उसकी टाइम चेंज हो गई है। हमने अगर डिपॉजिट साल के शुरू पे कर दिया है तो उससे क्या होता है कि फैक्टर एक और बढ़ जाता है, एक और 1 प्लस आई उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और आप अब इसके आंसर में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस भी नोट करें कि यहाँ पे जब आपकी हर अमाउंट एक बार ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है अपने इंटरेस्ट रेट के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू एनविटी ऑर्डिनरी। तो ये 0.08 इसके साथ ऐड होके मल्टीप्लाई होगा। अब फाइनल इफेक्ट क्या होने जा रहा है कि हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस 0.08 ये पुराने फार्मूले में मजीद मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका फाइनल इफेक्ट यहाँ भी यही नजर आएगा कि हमारे पास जो फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से। अगर ये 1.08 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा ये वाला फैक्टर जो पहले से हमने मालूम किया हुआ है ये चेंज हो जाएगा और फाइनल आंसर में भी कैलकुलेशन की वजह से चेंज आएगा। तो ये शेप बनेगी। अब हमारे पास कैलकुलेटर में हमें क्या करना है कि 0.469328 को मल्टीप्लाई करना 1.08 से। जीरो पॉइंट 469328 multiplied by 1.08 and it is equal to 0.568724। तो ये हमारा फैक्टर का आंसर आ गया। अब ये फैक्टर बन जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 6.335928 मीन्स के हमने 1.08 को सिर्फ यहाँ पे ऐड किया और इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फैक्टर्स को इकट्ठा अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6.335928 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2000 से और 2000 से मल्टीप्लाई करके हम जो आंसर देखेंगे ये है 12,61586। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको एक स्टेप यहाँ पे हल कर देते हैं। 12,678। थोड़ा सा जो डिफरेंस आया इसके आंसर में वो डिफरेंस ही हमने देखना है और सीखना है। एनविटी ऑर्डिनरी और एनविटी ड्यू की कैलकुलेशन के डिफरेंस है। यहाँ पे जब हमने एनविटी ऑर्डिनरी हल किया तो उस वक्त हमारे पास इसी अमाउंट के साथ 2000 अमाउंट with 8% interest and 5 years, हम देखते हैं कि आंसर है 11,733 और उसी अमाउंट के साथ उसी इंटरेस्ट रेट के साथ, यानी कि यही अमाउंट है 2000 और यहाँ पे वही 8% रेट है और वही 5 years है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है 12,671। डिफरेंस किस चीज का है? द डिफरेंस इज एनविटी ड्यू और उसमें जो फैक्टर शामिल हुआ है वो फैक्टर है 1 प्लस आई। मीन्स के अगर आप अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर जमा करवाते हैं तो आपका टोटल, आपकी फ्यूचर वैल्यू कम आएगी और अगर आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर अमाउंट जमा करवाते हैं तो इसमें आपका आंसर, आपकी अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी। तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का रिजल्ट ये है कि ऑर्डिनरी एनविटी का आंसर फ्यूचर वैल्यू का सेम फिगर, सेम इंटरेस्ट रेट, सेम टाइम में कम आता है। एनविटी ड्यू का आंसर ज्यादा आता है। और फर्क क्या है, फर्क की वजह क्या है? 1 प्लस आई मीन्स 1 प्लस 0.08 जो हमने एडिशनली इसके अंदर अप्लाई किया, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो हर एक 2000 की डिपॉजिट पे एक बार ज्यादा अप्लाई होगा। जैसे मैंने टाइमलाइन में समझाया था अभी कि टाइमलाइन जब इसकी बनती है तो उस टाइमलाइन में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है ऑर्डिनरी एनविटी में अप्लाई होता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर और डिपॉजिट की वजह से 4 टाइम्स, पहले 1000 पे 4 टाइम था। इसी तरह से जो हमारी यहाँ पे मिसाल है, जो रजिस्ट्रेशन हम हल कर रहे हैं, उसमें भी यही कि ये 2000 जब हम अप्लाई करते हैं तो ये चाहे 5 साल का टेन्योर है लेकिन इस पे इंटरेस्ट 4 टाइम अप्लाई हुआ है।
अगर आप एनविटी ड्यू करते हैं तो इसको पूरे 5 बार कंपाउंडिंग मिलती है, एक बार कंपाउंडिंग ज्यादा हो जाती है। इनमें से हर एक डिपॉजिट पे कंपाउंडिंग एक बार ज्यादा होती है। जब कंपाउंडिंग एक बार ज्यादा होती है तो हमारा आंसर पहले से ज्यादा आता है। ये इसका डिफरेंस भी है और ये इसका रिजल्ट भी है, एनविटी ऑर्डिनरी एंड एनविटी ड्यू। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फार्मूले में 1 प्लस आई को हमें मजीद मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप एनविटी ड्यू से इसे हल करेंगे। अब हम चलेंगे फ्यूचर वैल्यू एनविटी हमने कर लिया, नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू एनविटी। जी, प्रेजेंट वैल्यू एनविटी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एनविटी से मुराद ये है कि अगर आप फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोस उनकी कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकालने से मुराद हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो फ्यूचर में कैश फ्लोस आएंगे वो कैश फ्लोस आज कितनी वैल्यू रखते हैं। जैसे एक मिसाल है यहाँ पे कि Braden Company, a smaller producer of plastic toys, wants to determine the most it should pay to purchase a particular ordinary annuity. Annuity consists of cash flows of 700 at the end of each year for the 5 years. And the firm requires the annuity to provide a minimum return of 8%. The situation is depicted on the following line. तो यहाँ पे कहा गया कि एक टॉयज कंपनी है जो कि पे करना चाहते हैं किसी एक ऑर्डिनरी एन्युटी को हासिल करने के लिए। ये ऑर्डिनरी एन्युटी उनको क्या ऑफर कर रही है कि उनको 700 का कैश इनफ्लो मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 5 इयर्स, 5 साल तक। हर साल के आखिर पे उन्हें $700 मिलेंगे। हर साल के आखिर पे $700 हासिल करने के लिए उन्हें आज कितना डिपॉजिट करना चाहिए? मीन्स के उन्हें जो पे करना है वो जारी बात है आज पे करना है, जो आज पे करना है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। ये $700 उन्हें फ्यूचर में मिलेंगे, फ्यूचर में हर साल मिलेंगे, हर साल के आखिर पे, यानी कि सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द 5 इयर्स। और इंटरेस्ट रेट कितना रखा गया है? 8%। के इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा बैंक की तरफ से या उस एन्युटी प्रोवाइडर इदारे की तरफ से वो 8% अप्लाई होगा। अब जब इसकी टाइमलाइन की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें जो इन अमाउंट्स मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी। ये है टाइम 0 और ये है ये 1, ये 2, ये 3। कहा गया कि हर साल के आखिर पे हमें $700 कैश इनफ्लो मिलेगा, दूसरे साल के एंड पे भी, तीसरे साल के एंड पे भी, फोर्थ ईयर पे भी और 5 ईयर। हर साल के एंड पे हमें 700 मिलेगा। इस 700 की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए इसे सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना होगा और ये अमाउंट पता चल जाएगी कि इसकी असल अमाउंट असल में 648 है। इस 700 की प्रेजेंट वैल्यू 2 साल जो कि बाद में मिलेगी, 2 साल के बाद मिलने वाली वैल्यू की वैल्यू ज्यादा गिरेगी, उसमें ये अमाउंट है 599। इसी तरह से 3 साल के बाद मिलने वाले 700 की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू 555 लिखी हुई और टोटल अमाउंट बनती है 279। यानी कि सबकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके हम लमसम अमाउंट्स निकालते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है एनविटी के प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का वो डायरेक्टली इस आंसर को हमारे सामने लेके आता है 2795। तो इसके लिए फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला क्या होगा और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन भी रखेंगे और उस इलस्ट्रेशन के मुताबिक इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला फ्यूचर वैल्यू की तरह का ही फार्मूला है, जैसे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फार्मूला था वैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फार्मूला है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इज इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी मीन्स वही पीरियोडिकल कैश फ्लो जो हम रिसीव करेंगे इन फ्यूचर, जिसकी हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी के साथ, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी को मैथमेटिकल शेप में भी हम लिखेंगे। वो मैथमेटिकल शेप इसकी ये हमारे सामने है कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी इज इक्वल टू 1 ओवर आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर एन। यानी कि वही फार्मूला है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले में -1 था, यहाँ 1 माइनस लिखा हुआ है। मीन्स के वहां पे हमें 1 प्लस आई की पावर एन के फार्मूले को जो हल करने के बाद उसमें से -1 करना था, लेकिन यहाँ पे हल करने के बाद 1 में से इसका आंसर माइनस होगा और यहाँ पे आपको 1 डिवाइडेड बाय आंसर भी नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस फार्मूले में और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के फार्मूला में। फार्मूला हम लिखते हैं और इसको एक इलस्ट्रेशन की मदद से हल करते हैं। जी, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी पीरियोडिक कैश फ्लोज का फार्मूला रेडी है, जिसको हमने मैथमेटिकल शेप में लिखा है। ये हमारी जो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर एन, इसको हम
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनमिटी के नाम से जानते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनमिटी का फार्मूला जब लिखा जाता है तो इसकी मैथमेटिकल शेप मैंने यहाँ बयान किया। इसकी जो फार्मूला शेप है वो फार्मूला शेप हमने यहाँ पे बुक में देखा था अभी। फार्मूला शेप में जो बेसिक इसकी लॉजिकल जिसे हम कह सकते हैं या फाइनेंशियल फार्मूला, उसमें यहाँ लिखा होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनमिटी, और पीएमटी को हमने चेंज कर लिया है पीरियोडिकल कैश फ्लो के वर्ड से। तो यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनमिटी, जिसको रिप्लेस करता है मैथमेटिकल फॉर्म, और मैथमेटिकल फॉर्म बनती है 1/i इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस i की पावर n। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू एनमिटी का, जहां पे हम किसी भी इलस्ट्रेशन में किसी भी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन लिखते हैं और उस इलस्ट्रेशन को हल करते हैं। जी ये हमारा केस होगा। इस फैक्टर को हम हल करेंगे इस इंटरेस्ट रेट, इस डिपॉजिट रेट और इससे टर्म के साथ, जिसमें n कितना है 10, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है 10% और इसमें डिपॉजिट है 5000। उसी आंसर को लिखा रहने देंगे और फिर प्रेस करेंगे 1 माइनस आंसर, तो आपके पास आंसर एक स्क्रीन पे होगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे 0.10 पे, तो आपके पास इस पूरे फैक्टर का आंसर मौजूद होगा। तो उस फैक्टर के आंसर को हम 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और इसका आंसर फाइनल फैक्टर 5000 के सामने लिखेंगे। जी ये पूरा फैक्टर हल करने के बाद आंसर आता है 6.1146। कैलकुलेटर, साइड इफेक्ट कैलकुलेटर पे ये बहुत आसान होगा। 1 प्लस 0.10 ये बन जाएगा 1.10, उसकी पार होगी 10। आप उसको जब हल करेंगे पार 10 करने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे, जो स्क्रीन में आंसर आएगा उसको स्क्रीन पर रहने देंगे। फिर आप प्रेस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय आंसर। मींस एक आंसर की होती है, अगर आप 1 डिवाइडेड बाय आंसर करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको स्क्रीन पे रहने देंगे और 1 माइनस आंसर प्रेस कर देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर इस सारे ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा। इस ब्रैकेट के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है उसे 1 से, तो वो इक्वल आएगा। देन डिवाइडेड बाय 0.10 कैलकुलेटर पे करेंगे, आंसर स्क्रीन पे होगा, हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वल टू, तो ये इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.1146। इसको कंप्यूटर कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आसानी से हल किया जा सकता है। देन इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5000 के साथ, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5000 से, तो ये आ जाता है 30,723। 30,733 ये इस प्रेजेंट वैल्यू एनविटी का
आंसर होगा। जी, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी का जो फॉर्मूला है ये भी हल हो गया। अब एक चीज रहेगी, वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एनविटी ड्यू। अगर इसी को फार्मूला को हम एनविटी ड्यू बनाना चाहते हैं तो एनविटी ड्यू बनाने के लिए वही काम होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर इसको हम एनविटी ड्यू बनाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस आई, सिर्फ ये डिफरेंस होगा और यहाँ पे ये एन ऑर्डिनरी से एनविटी ड्यू बन जाएगा। और क्वेश्चन हल करना होगा तो वहां पे जारी बात है इस एंड की जगह पे आपको क्वेश्चन नजर आएगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। जैसे ही आप इसको एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर करेंगे तो ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट